नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को सेंटेंस बनाने के तीनों नियम सिखा दिया है। तीनों नियम मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। एक बार जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तीनों नियम मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये तीनों नियम ही सिर्फ आप लोगों को ग्रामर में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आईक्यू लेवल आप लोग मेरे साथ अपना डेवलप करोगे और देखोगे कि हर जगह सिर्फ यही तीन नियम काम करते हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है इन्हीं तीन नियमों से होके गुजरेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं है। इन तीनों नियमों के अलावा आप लोगों ने मेरे साथ इंपरेटिव सेंटेंस देखा। इंपरेटिव सेंटेंस भी क्या है आपका दूसरा नियम और तीसरा नियम है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कैसे दूसरा नियम और तीसरा नियम ही इंपरेटिव सेंटेंस है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में दूसरा और तीसरा नियम ही प्रयोग किया जाता है। ये तरह ही सेंटेंस फॉर्मेशन की बात। तो सेंटेंस बनाने हम लोग सीखते हैं ग्रामर में। तो तीन ही सेंटेंस से तीनों हम लोगों ने सीख लिया। तो अब प्रश्न उठता है कि अब क्या सीखना होता है हम लोगों को। जब तीन नियम है टोटल और तीनों नियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, देख लिया, तो अब सीखना क्या है हम लोगों को। तो अब सीखना है हम लोगों को सजाने। इन तीनों सेंटेंस को सजाने सीखना है, डेकोरेट करने सीखना है। एक्चुअली क्या है कि खाना तो बन गया, लेकिन खाना सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। वो मजेदार तब लगता है जब उसे अच्छे तरीके से गार्निश किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो डेकोरेट किया जाता है कोई भी चीज, तो वो अच्छा लगता है। तो अब जो भी पढ़ाई हम लोग करेंगे, इसके अलावा जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ते जाओगे, वो सब क्या है, डेकोरेशन है। एक तरीके का क्या है, सजाना है। यानी हम लोग सेंटेंस को सजाने सीखेंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग मेरे साथ धीरे 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 एक एक करके सेंटेंस के ऊपर मास्टरी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी सजाने के क्रम में हम लोग पहला टॉपिक अभी देखेंगे आज, प्रीपोजिशन। क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे। यानी प्रीपोजिशन एक तरीके का वीपन है, सेंटेंस को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं ये भी बता दूं कि दो चैप्टर, नाउन एंड प्रीपोजिशन, बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। नाउन और प्रीपोजिशन ये दोनों चैप्टर बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पहली बात। दूसरी बात, कंफ्यूजन का भंडार है। इतना सारा कंफ्यूजन है इसके अंदर कि हम उलझते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, लेयर बाय लेयर इसको ब्रेक करेंगे, धीरे धीरे इसको सीखने की कोशिश करेंगे और कंफ्यूजन से बचते हुए सब कुछ क्लियर हम लोग कोशिश करेंगे करने की। तो प्रीपोजिशन आप लोग मेरे साथ बहुत ही धैर्य से, आंखें खोल के, बिल्कुल मन से देखेंगे, क्योंकि ये और ये दूसरा नाउन, ये दोनों वाकई में दिलचस्प भी है, मजेदार भी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वास्ट है, जो भी कह लो यही है। और कंपटीशन में इन दोनों से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं।
आप लोग देखेंगे कि कंपटीशन में इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इनकी नींव हम लोग ऐसे जैसे तैसे नहीं रख सकते हैं, इनकी नींव हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ रखेंगे। तो आप लोग प्रीपोजिशन मेरे साथ बेसिक लेवल देखेंगे, अभी बेसिक लेवल प्रीपोजिशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का हम लोग बेसिक लेवल। सबसे पहले बात है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर noun and pronoun and relate that noun and pronoun to the other words of sentence। क्या मतलब हुआ, तो एक बार देखिए, द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड रिलेट दैट नाउन एंड प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर बात। देखिए दो चीजें इसमें हैं। क्या कह रहा है कि नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज होता है प्रीपोजिशन। नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज होता है प्रीपोजिशन। तो क्लियर बात कि प्रीपोजिशन कहां यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। कहां यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। दो, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है और प्रीपोजिशन कहीं भी यूज नहीं होता। क्लियर बात। तो प्रीपोजिशन कहां यूज होता है, नाउन एंड प्रोनाउन के पहले। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट करिए आप लोग कि नाउन एंड प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। नाउन के बदले ही प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों एक साथ ही लगभग आप लोग देखेंगे कि जितने नियम हैं वहां क्या है, दोनों एक साथ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जो क्या है वो नाउन के बदले ही प्रयोग होता है, इसलिए दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग चलेगा ये अलग चलेगा, मोस्टली आप लोग देखेंगे कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो प्रीपोजिशन हमारा प्रयोग होता है नाउन एंड प्रोनाउन से पहले, और सेंटेंस कि जो जितने दूसरे वर्ड होते हैं, अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में और भी तो वर्ड्स होंगे। नाउन और प्रोनाउन के पहले ये प्रयोग होते हैं प्रीपोजिशन, और सेंटेंस के दूसरे जितने भी शब्द होंगे उनसे इनका संबंध बताते हैं, उनसे इनका संबंध बताते हैं। क्लियर, यही मैंने यहां पे लिखा है कि नाउन एंड प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, और वो प्रीपोजिशन क्या करता है, दूसरे जितने भी सेंटेंस के शब्द होते हैं उनसे इनका रिलेशन बताता है, उनसे इनको रिलेट करता है। समझ में आ रही बात? क्लियर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब एक या दो सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रीपोजिशन में आगे बढ़ेंगे। A book is on the table। अब यहां पर देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है P।
ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये किसके पहले प्रयोग हुआ है? तो ये नाउन के पहले प्रयोग हुआ है। टेबल क्या है? नाउन है। और ये आर्टिकल आप लोग को ये सब तो क्लियर ही है कि इसके पहले क्वालिफायर लगता है नाउन के पहले, तो वो चीज तो हमेशा चलती आएगी। जो पीछे मैंने बताया है कुछ भूलना नहीं है आप लोग को। ये नहीं यहां पे दिमाग में खुरफात लगने लगे कि पता नहीं क्वेश्चन मार्क आ जाए आपके कि ये क्या लगा दिया आपने। ये सब क्वालिफायर है जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। और भी चीजें देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अननोन चीज मैंने लिख दिया है, सब कुछ क्लियर है पहले से। तो ये नाउन है, इसके पहले ये ऑन प्रीपोजिशन, और इसका रिलेशन क्या है? बुक के साथ इसका रिलेशन है। यानी सेंटेंस का दूसरा जो भी वर्ड है वो क्या है? नाउन है। यानी किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, तो टेबल का रिलेशन किताब के साथ जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? टेबल का जो संबंध है वो किताब के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ये कौन संबंध बता रहा है? तो ये प्रीपोजिशन ऑन बता रहा है। ये प्रीपोजिशन ऑन बता रहा है टेबल का बुक के साथ रिलेशन। क्लियर? बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। ये नाउन टेबल है, इसका रिलेशन बुक के साथ कौन बता रहा है? तो प्रीपोजिशन ऑन बता रहा है। क्लियर? एक चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एकदम ऐसे सेट करिएगा आप लोग कि कभी ना भूले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग प्रीपोजिशन, या ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जब आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग क्रिया के बाद कर्म के रूप में, क्रिया के बाद कर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, और प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग, प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग करते हैं। दो मैंने आप लोगों को बताया था। पहला क्रिया के बाद, क्रिया के बाद कर्म के रूप में, यह बताया था, और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद तो जो ऑब्जेक्टिव केस का दो प्रयोग, अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस का दो प्रयोग देखा है। वो क्या है? क्रिया के बाद कर्म के रूप में, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद। मैंने वहां पे लिखवाया था आप लोगों को कि टू मोहन, फॉर मोहन, विद मोहन, विद मोहन एंड फ्रॉम मोहन। ध्यान आ रहा है? जब मैं ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को बता रहा था, नाउन में केस वाला चैप्टर आप लोग रेफर करिए।
तो वहां पे मैंने बताया था कि क्रिया के बाद कर्म के रूप में, और क्या बताया था, टू मोहन, मोहन को, फॉर मोहन, मोहन के लिए, विद मोहन, मोहन से जुड़ाव के अर्थ में, फ्रॉम मोहन, मोहन से अलगाव के अर्थ में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पे ये मोहन का कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये मोहन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मोहन का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए नाउन का ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बदल जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि नाउन के ऑब्जेक्टिव केस को लेकर हम लोग क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित नहीं होना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस है, मोहन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये बात आप लोगों को दिमाग में फिट है, पहले से सेट है। चलिए, तो क्रिया के बाद कर्म के रूप में और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। और ये 4 मैंने प्रीपोजिशन आप लोगों को इसके पहले शेयर किया है, आप लोगों के साथ 4 प्रीपोजिशन मैंने शेयर किया है। और वहां पे मैंने बताया था कि मोहन ऑब्जेक्टिव केस है। मोहन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नाउन में एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाते हैं। नाउन में हम लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। प्रोनाउन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर ऐसे लिखा रहता ये टू मी, मुझको, फॉर मी, मेरे लिए, विद मी, मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ जुड़ाव के अर्थ में, ठीक है, और फ्रॉम मी, मेरे से अलगाव के अर्थ में। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव केस। यानी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस का 2 जगह प्रयोग होता है, एक क्रिया के बाद कर्म के रूप में और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद। क्लियर बात। और यहां पे आप लोगों को मैंने वहां भी दिखाया था और यहां भी मैंने एक बार रेफरेंस के लिए, रिकॉल करने के लिए लिख दिया। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं यहां पे। He bought a book for me. He bought a book for me. उसने मेरे लिए किताब खरीदी। He bought a book for me. उसने मेरे लिए किताब खरीदी। क्लियर। देखिए फॉर मी प्रीपोजिशन आ रहा है कि नहीं, फॉर और मी ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ना, क्लियर है बात। और ये जो टू, फॉर, विद और फ्रॉम जो मैंने आप लोग को बताया है, इसकी हिंदी भी बताई है कि टू मी मुझको, फॉर मी मेरे लिए, विद मी मेरे साथ जुड़ाव वाली बात होती है यहां पे, और फ्रॉम मी मुझसे अलगाव वाली बात होती है। तो ये बात आप लोगों को रखना है दिमाग में। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही हवा में कुछ लिख दिया था, बोल दिया था वहां पे। इसको दिमाग में रखना है। ये बिल्कुल धीरे 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 प्रीपोजिशन की जब लेयर खुलेगी ना तो मजा आएगा आप लोग को। धीरे धीरे ये दिमाग में आप लोग को सेट करके रखना है कि ऐसा प्रयोग होता है। क्लियर। तो प्रीपोजिशन क्या है, क्लियर हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। 2 बात क्लियर हो गई, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे कुछ प्रीपोजिशन देखेंगे, उनका प्रयोग देखेंगे। कुछ प्रीपोजिशन देखेंगे, उनका प्रयोग देखेंगे, लेकिन मेरे साथ, मेरे टेक्निक से, मेरे तरीके से आप लोग देखेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर दिमाग में जाकर फिट हो जाए आप लोगों के और कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखिए,
प्रीपोजिशन को हमेशा हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं और ग्रुप में पढ़ते हैं। ग्रुप में और कंपेयर करके पढ़ने से क्या होता है, प्रीपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल उसमें नहीं रहता है। बुक्स में आप लोग क्या देखेंगे कि एक प्रीपोजिशन लिख दिया और उसके बारे में बहुत सारी बातें लिख दी, बहुत सारी हजारों बातें लिख दी। अब हमें समझ में नहीं आता कि उसमें से कौन सी बात अप्लाई करनी है, कहां नहीं करनी है। तो ये कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में वहां से बनने लगता है। तो हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से हट के पढ़ेंगे और बेसिक लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग एक नींव तैयार करेंगे प्रीपोजिशन की, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। वो नींव भी, वो बेसिक भी आप लोगों के मतलब नॉलेज में थोड़ा सा तो ऐड करेगा ही। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे एट एंड इन। एट एंड इन, ठीक है, एट एंड इन। स्थान के संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में, यानी पहला हमारा ग्रुप जो है वो क्या है, एट और इन का है। एट और इन दो प्रीपोजिशन का ग्रुप है और इनकी स्टडी हम लोग किसके रेफरेंस में करेंगे, स्थान के रेफरेंस में करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक करके, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक करके समझते जाना है। फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। एट और इन, ये ग्रुप दो प्रीपोजिशन का है। इनकी स्टडी हम लोग किसके रेफरेंस में करेंगे, स्थान के, ठीक है। तो इसमें देखिए, एट का प्रयोग छोटे स्थान, महानगर से छोटा के लिए तथा ऐड का प्रयोग छोटे स्थान, महानगर से छोटा, ठीक है। महानगर जितने हैं हमारे पास उनसे छोटा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, ये सब महानगर में आते हैं, ठीक है। तो महानगर से छोटा, ऐड का प्रयोग छोटे स्थान यानी महानगर से छोटा के लिए तथा इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए करते हैं। क्लियर। ऐड का प्रयोग छोटे स्थान यानी महानगर से छोटा के लिए तथा इन का प्रयोग हम लोग बड़े स्थान के लिए करते हैं। क्लियर, बड़े स्थान के लिए करते हैं। लेकिन इसमें एक बात और आप लोग जोड़ लीजिए, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है। इससे मतलब क्या है आप लोगों को? इससे मतलब यह है हमारा कि अगर पहला आप लोग देखिए, छोटे स्थान के लिए क्या है, ऐड का प्रयोग करना है,
और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करना है। क्लियर? ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर जन्म स्थान की बात हो रही है और जन्म स्थान है किसी व्यक्ति का, तो उससे पहले हम लोग, चाहे वो प्लेस कितना भी छोटा हो, उससे पहले हम लोग ऐड का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है, उसके लिए सबसे बड़ा होता है। यानी यहां लिख लो, यानी इन का प्रयोग होता है, यानी इन का प्रयोग होता है। तो क्लियर कि ऐड का प्रयोग छोटे स्थान, महानगर से छोटा, महानगर से छोटा के लिए होता है, लेकिन इन का प्रयोग जो होता है बड़े स्थान के लिए करते हैं। इनका प्रयोग बड़े स्थान के लिए करते हैं। लेकिन इसमें एक बात छुपी है, वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है, यानी इनका प्रयोग होता है, बड़े स्थान होता है, उसका जन्म स्थान जो होता है उसके लिए सबसे बड़ा स्थान होता है, यानी उसके लिए क्या करेंगे हम? फिर इन का प्रयोग करेंगे। नोट कर लिया? चलिए एग्जाम्पल देखिए, थोड़े से कुछ सेंटेंस भी बनाइए आप लोग ताकि चीजें क्लियर होती जाए। He lives in Mumbai. He lives in Mumbai. वह मुंबई में रहता है। महानगर, इसलिए हमने इन का प्रयोग किया है। He lives in Mumbai. वह महानगर मुंबई में रहता है। क्लियर? He lives in Mumbai. वह मुंबई में रहता है। His brother works at मेरठ. उसका भाई मेरठ में काम करता है। उसका भाई मेरठ में काम करता है। अब देखिए, ये महानगर तो है नहीं, मेरठ छोटा जगह है, इसलिए यहां पे हम लोगों ने ऐड का प्रयोग किया है। ठीक है? His brother works at मेरठ. उसका भाई मेरठ में रहता है, मेरठ में काम करता है। क्लियर? तो महानगर है तो इन लगा दिया, लेकिन छोटा जगह है तो यहां पे क्या है? एट लगा दिया। चलिए तीसरा सेंटेंस देखिए आप। He was born in बलिया. वह बलिया में पैदा हुआ था। He was born in बलिया. वह बलिया में पैदा हुआ था। क्लियर? अब देखिए, ये बलिया जो है छोटा स्थान है, बिल्कुल छोटा सा स्थान है, महानगर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनका प्रयोग किया है। इनका प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके जन्म स्थान की बात हो रही है, और किसी भी व्यक्ति के लिए जन्म स्थान से बड़ा कोई स्थान नहीं होता है। लैंग्वेज में भी क्या है, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये एक तौर से लैंग्वेज का रिस्पेक्ट है किसी व्यक्ति के लिए। आप कह लो कि किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके लिए सबसे बड़ा होता है। तो ये गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि गलतियां हो जाती है, हमें यही याद रहता है कि इनका प्रयोग महानगर और ऐड का प्रयोग छोटे जगह, तो जन्म स्थान वाला हम चीज देखते ही नहीं है। इसको हम लोग यहां से पकड़ते हैं, यहां से पकड़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, कोई भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी आप देखेंगे और जन्म स्थान की बात होगी तो वहां पे इनका ही प्रयोग होता है, ऐड का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। क्लियर?
क्लियर है? एट और इन बेसिक लेवल आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ, इसलिए इस चीज को भूलना नहीं है। लेयर बाय लेयर हम लोग प्रीपोजिशन को सीखेंगे। तो बेसिक लेवल देख रहे हैं, इसलिए मैं जो भी चीज बता रहा हूं बेसिक लेवल के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा रहा एट और इन। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का ग्रुप। एट, ऑन और इन। तीसरा ग्रुप हमारा, दूसरा ग्रुप क्या है? एट, ऑन एंड इन। समय के संदर्भ में, समय के संदर्भ में एट, ऑन एंड इन। ठीक है, एट, ऑन एंड इन, समय के संदर्भ में। किसके संदर्भ में इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे? समय के संदर्भ में। ये बहुत जरूरी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों ने एट और इन का कहां देखा? स्थान के संदर्भ में देखा, लेकिन यही एट और इन बहुत सारे रिस्पेक्ट में, बहुत सारे संदर्भ में प्रयोग होते हैं। तो यहां पे हम तीनों की स्टडी करेंगे किसके संदर्भ में? समय के संदर्भ में करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, बहुत ही ध्यान से इसको आप लोग देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एट, एट का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। तो पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। क्लियर? एट 6:30 PM। क्लियर? एट 6:30 PM। एट 9:15 AM। क्लियर? तो पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पे क्या है कि एक जो आप लोगों को समय जब बताना है, समय बताना है, जब समय बताना है किसी को, तो वहां पे आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से समय तो हम लोग बताते हैं कि 6 o'clock, 6:30 PM, 9:15 AM, इसी तरीके से बताते हैं। 6:30 o'clock ऐसे भी बताते हैं, एट 6:30 o'clock। ये भी तरीका है एक हमारा लिखने का। तो इनके पहले क्या है? एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यानी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा यहां पे क्या देखना है कि समय बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। समय बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। साथ में और भी जोड़ लीजिए, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, लेकिन साथ में कुछ और जोड़ लीजिए। ठीक है, वो क्या है कि एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट मिडनाइट। मिडनाइट लिखा है हमने। एट डाउन, एट डस्क। डाउन मतलब सुबह सुबह होता है ना कि उषा काल, सुबह सुबह जो होता है बिल्कुल सवेरा होता है। ये डस्क मतलब संध्या काल, शाम का जो होता है ना, रात होने से पहले जो लाल लाल दिखाई देता है सूरज के पास में, तो उसे हम लोग डस्क कहते हैं। और डाउन सुबह सुबह जो होने से पहले
जो दिखाई देता है, अभी धूप नहीं आया होता है तो वो वाला समय क्या है, अंधेरा तो खत्म हो जाता है लेकिन धूप नहीं आई होती है, तो उसे हम लोग डाउन कहते हैं, है ना, या डॉन कह लो आप। तो यहां पे क्या है, इनके पहले भी एट का प्रयोग होता है। रट लो, क्या है, प्रीपोजिशन इसी का नाम है कि आपको कई बार 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 चीजों को पढ़ना पड़ेगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो इसको आप लोग 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो ये सेट हो जाएगा दिमाग में। एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट मिड नाइट, एट डाउन, एट डस्क, ठीक है। और समय, समय से पहले, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पे समय से पहले, क्लियर है बात, पॉइंट ऑफ टाइम में समय से पहले, और ये जो मैंने लिखा है इसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। एट देखा आपने, हम लोग सेंटेंस बना लेंगे, 2-4 सेंटेंस बना लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को ये क्लियर करना कि किसके पहले एट का और किसके पहले ऑन का, किसके पहले इन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एट देखा आपने, अब देखिए ऑन। तो ऑन का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो इसमें 2, एक डे यानी दिन, दिन कौन कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो वो भी होता है आप लोगों का 7 दिन, उसके पहले। और दूसरा डेट यानी दिनांक, दिनांक, दिनांक से पहले, यानी डे और डेट दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं। डे और डेट से पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन 6/12/2020, या आप लोग जो डेट होती है ना, डेट को लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है, तो उसमें भी आप लोग ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ऑन द सेकेंड जैन 2019, ऑन द 2 जनवरी ऑफ 2019, यानी डे और डेट की जब बात आएगी, चाहे कोई भी स्टाइल हो लिखने का, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। वहां पे किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, क्लियर। ये सब नाउन है, ये सब नाउन है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो नाउन है जिसके पहले आप लोग ये प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर। आप लोग देखते जाइए आंखें खोल के, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कहीं भी आप लोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं प्रीपोजिशन का। नाउन या प्रोनाउन से पहले, मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि नाउन या प्रोनाउन से ही पहले प्रयोग होता है, तो नाउन आप लोग देख रहे हैं। प्रोनाउन मैंने बताया अभी, फॉर मी, टू मी, वो सब क्या है, प्रोनाउन है, तो वहां भी देखा। तो ये बात क्लियर है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग होता है, और नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा प्रयोग होता है, क्योंकि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही सिर्फ डिफर करता है सब्जेक्टिव केस से, नाउन का नहीं डिफर करता है, नाउन का सेम होता है। तो इसलिए वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा केस हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं, क्लियर। चलिए आप लोगों ने ऑन भी देख लिया, अब अगला देखते हैं। इन, इन का प्रयोग, इन का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो इट वाला जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, न्यूट्रल इट, तो वहां पे एक लाइन से लिखवाया था मैंने कि टाइम, डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। तो टाइम की जब बात आई तो आपने एट का प्रयोग कर लिया, डे और डेट की बात आई तो ऑन का प्रयोग कर लिया,
बताया था ना मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग, न्यूट्रल ईट वाले चैप्टर को रेफर करिए। अगर क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर को देखिए आप लोग, कि टाइम से पहले आपने एट का प्रयोग कर लिया, यहां डे और डेट से पहले आपने ऑन का प्रयोग कर लिया, और इन का प्रयोग रेस्ट। टाइम, डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इनसे पहले किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। इनसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं लिखते जाता हूं, थोड़ा थोड़ा लिखते जाता हूं, बातें क्लियर होती जाएंगी। कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो इन का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन मार्च, इन मार्च मंथ का प्रयोग, इन 2016। ईयर का प्रयोग इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ, डिकेड मतलब दशाब्दी, ठीक है, दशाब्दी, 21st सेंचुरी, और इन 2022। तो ये सब क्या है? वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी। इनके पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इनके पहले हम लोग क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? चलिए इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। 2 से 4 बार आप लोग पढ़ जाएंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गलतियां कभी भी नहीं होंगी। तो सेंचुरी, इसके अलावा 2-3 चीजें और नोट कर लीजिए इनमें। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, गलती कभी भी ना करिएगा कि एट द मॉर्निंग होता है। इन द मॉर्निंग होता है, ठीक है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, एट नून होता है, लेकिन इन द आफ्टरनून होता है। बात समझ में आ रही? एट नून होता है लेकिन इन द आफ्टरनून होता है। क्लियर? और इन द इवनिंग होता है। ये 3 भी आप लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी के साथ ये 3 भी दिमाग में आप लोग सेट कर लेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है। क्लियर? गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्पष्ट मैं चीजें लिख रहा हूं, बहुत ही स्पष्ट क्लियर लिख रहा हूं। तो क्लियर जब लिख रहा हूं तो आप तक क्लियर एकदम मैसेज जाना चाहिए, और उसी क्लैरिटी के साथ आप लोग 2 से 4 बार क्लास को देख लेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे। यकीन मानिएगा कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें ही आपको प्रीपोजिशन के ऊपर मास्टरी करवाएंगी। एक साथ प्रीपोजिशन के ऊपर कोई दुनिया में मास्टरी नहीं कर सकता। आप समझ लो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीना पढ़ा देगा और प्रीपोजिशन के ऊपर आपकी मास्टरी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन के ऊपर मास्टरी धीरे धीरे होती है। चीजों को एक एक करके आप क्लियर करते जाएंगे और देखेंगे एक दिन मेरे साथ कि प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल क्लियर है। प्रीपोजिशन को लेकर कोई भी गलती नहीं होती है आपसे। तो ये आप लोग देखें दूसरा, ये दूसरा ग्रुप देखें आप लोग, एट, ऑन एंड इन। समय यानी टाइम के संदर्भ में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने को देखा। ठीक है, 1-2 सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस
बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस तो आप लोगों ने मेरे साथ न्यूट्रल इट वाले चैप्टर में भी बनाया था, तो सेंटेंस की बात मैं छोड़ देता हूं। सेंटेंस में नहीं बना रहा हूं क्योंकि सेंटेंस मैंने इनको लेकर न्यूट्रल इट वाले चैप्टर में भी बनाया है, कई बार बनाया है। और क्या है सेंटेंस बनाने में, बस कोई भी सेंटेंस बनाओ, लास्ट में पुटअप कर दो। चलो यार, एक बार क्या करते हैं ना, 2-3 सेंटेंस लिख ही लेते हैं, वो मन में कोई वो ना रहेगा कि हमने एग्जाम्पल नहीं कुछ दिया था। ही wakes up in the morning, वह सुबह में जगता है। इनका प्रयोग इन द मॉर्निंग है। ही वॉज बर्न इन 2016, वह 2016 में पैदा हुआ था। ही वॉचेस, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस एट डाउन, उषा काल में वो यूट्यूब क्लासेस देखता है, ठीक है। दे केम ऑन संडे, वह रविवार को आए थे, बस ऐसे ही है। सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं है। न्यूट्रल इट वाले चैप्टर में भी मैंने आप लोगों के साथ कई सारे सेंटेंस बनाए थे इनसे रिलेटेड, और आप बनाओ ना, हजारों सेंटेंस बनाओ। मैंने तो जब सेंटेंस बनाने के तीनों फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिए हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है सेंटेंस बनाना। बार बार मैं ऐसे बनाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। क्या होता है ना कि ठहराव जरूरी है। किसी नियम के ऊपर हम लोग जितना थोड़ा ठहरते हैं ना, तो ठहरने से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जाता है, सेट हो जाता है। अभी क्या है कि ये क्लास ऐसा तो नहीं है एक्सपर्ट लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जिनको स्टार्टिंग से सब कुछ पता है और उनको बस मैं वो क्या कहते हैं एसएससी की तैयारी करवा रहा हूँ या बैंक की तैयारी करवा रहा हूँ। एकदम बस थोड़ा सा ऊपर बताता जाऊँ, लिखाता जाऊँ और 20-25-50 दिन में तैयारी करवाना है मुझे, ऐसा तो है नहीं। आप लोग मेरे साथ एक एक चीज देख रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं उनके हिसाब से भी सोचता हूँ चीजें, सोचता हूँ। और एक बार बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो मीडियम लेवल में आप थोड़ा सा और जल्दी पढ़ेंगे। एडवांस लेवल में बहुत सारी बातें आपको पहले से क्लियर रहेंगी, तो मुझे पढ़ाने में जल्दी थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का दूसरा ग्रुप। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, यही है। जो मैंने लिखवाया है उसको 2 से 4 बार आप लोग पढ़ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे की क्लासेस जारी रहेगी प्रीपोजिशन के ऊपर। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग।